हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। रीबर्थ ऑफ प्रिंसेस पार्ट 2 चैप्टर -9 द श्रू ग्रैंडफादर। अगली सुबह प्रधानमंत्री के घर से फिर से नंदिनी और शिवानी के लिए बुलावा आया। इस बार उन्हें परिवार की तरह साथ में खाना खाने के लिए बुलाया गया है। चाचा जी सभा के काम की वजह से वहां नहीं थे, लेकिन उनके दादाजी खाने की मेज पर उपस्थित हैं। नंदिनी और शिवानी दादाजी को अच्छे से जानते नहीं थे, क्योंकि दादाजी उनके कभी अपनी नंदिनी और शिवानी को पोतियां नहीं माना, जो कि उनके अवैध लड़के की संतान है। उन्होंने उस औरत और अपने बेटे को सब कुछ दिया और उन दिनों बच्चियों की बिल्कुल चिंता नहीं की जो पीछे वाले घर में रहते हैं उनके माता और पिता के मरने के बाद। अभी सभी लोग खाने की मजे पर बैठे हैं और कुछ सेवक उन्हें खाना परोस रहे हैं। मैडम उर्वी उन दोनों लड़कियों की तरफ देख रही हैं जो बल्कि लोगों से थोड़ी दूर बैठी है और उन्हें देखकर मुस्कुराए। उर्वी की बेटियों को ये सबसे ज्यादा प्यार और इज्जत मिलती है, इन दोनों की तरह नहीं, लेकिन उनके प्रति वो उसके दिल की कड़वाहट बाहर नहीं दिखनी चाहिए। उसे एक अच्छी औरत और चाची बनकर सबको दिखाना होगा। मेज की शुरुआत में बीच वाली बड़ी कुर्सी पर एक बूढ़ा आदमी बैठा है जिसके चेहरे पर बहुत झुर्रियां है, लेकिन फिर भी शान से चमक रहा है। वो अपने जवानी के समय पर सभा के सबसे इज्जत वाले आदमी थे और अब उनका बेटा सम्राट का सलाहकार है और उसकी सभा में बहुत इज्जत है। उसे उस बात का बहुत अपने बेटे के प्रति बहुत गर्व होता है। वो 70 से साल से ऊपर की उम्र के हैं, उनके चेहरे पर झुर्रियां है, लेकिन उनका शरीर अभी भी स्वस्थ है। यहाँ के ज्यादातर जरूरी फैसले वही लेते हैं। उस बूढ़े आदमी ने नंदिनी और शिवानी की तरफ देखा और अपना मुंह बनाया। ठंडा सा चेहरा बनाकर उन अपना गला साफ किया जिससे सब उसकी तरफ ध्यान दे। हम सब खाना खाए उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैडम उर्वी मुस्कुराई। जी पिताजी, हम सभी यही है, बोलिए आपको क्या कहना है। सानंद ने हाँ में अपना सिर हिलाया। आज का मामला बहुत जरूरी है। इस मामले में हमारा पूरा परिवार शामिल है और हमारा आने वाला कल। हमारी पिछली युवरानी की अचानक मौत हो गई। सम्राट ने युवराज की शादी फिर से करवाने का सोचा है। वो शिवाय का भविष्य है, तो वो अकेले नहीं रह सकते। सम्राट ने इस मामले में हम पर भरोसा किया है और उनके सेवक होने के नाते हम वो सब कुछ करेंगे जो हम उनके लिए कर सकते हैं। और कियारा के पिता की सभा में बहुत इज्जत है और सम्राट उस पर बहुत भरोसा करते हैं, इसलिए सम्राट ने फैसला लिया है कि हमारी कियारा युवराज की बीवी बनेगी और शिवाय की अगली युवरानी। उन बुढ़े आदमी ने कहा और नंदिनी और शिवानी की तरफ देखा जो उनसे दूर बैठे हैं। उसने सोचा था कि वो दोनों उसकी बातें सुनकर चौंक जाएंगी। वो चाहता था कि उन दोनों को जलन हो, लेकिन वो खुद चौंक गया क्योंकि उन दोनों ने कोई भी भाव नहीं दिया जैसा उसने सोचा था। वो वहां शांति से बैठकर उसकी तरफ देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आया। फिर वो बोला, कुछ दिन में इसकी घोषणा हो जाएगी और फिर शादी की तैयारियां शुरू करेंगे। फिर वो अपनी चहेती पोती की तरफ देखने लगा। हमारी कियारा बहुत सुंदर है और सुशील भी, और अब वो महल में रहेगी और उनके परिवार का हिस्सा बनेगी। ये हमारे लिए बहुत इज्जत की बात है। मैडम उर्वी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, पिताजी आप सही है। कियारा बचपन से ही बहुत लाड प्यार से बड़ी हुई है। वो उसने हर तरह की कलाएं सीखी है जिससे वो हमारे परिवार की इज्जत बढ़ा सके। दूसरी तरफ नंदिनी ने ये सब देखकर अपनी आंखें घुमाई। ये दोनों कितने एक से है, ये जानते हुए किसको क्या और कितना दिखाना है और फिर उसी को दूसरों के ऊपर गिरा देना है। इसी वजह से उसके पिता कभी इस बड्डी और कठोर आदमी से कुछ भी नहीं करवा पाए। इस आदमी पे एक अच्छा दिल भी नहीं है और कोई इसका दिल कैसे जीतेगा जब इसका मोटे चेहरे के साथ इसका काला और खाली दिल है। और अब इन्होंने ये बताने के लिए इन्हें बुलाया था। इसमें इतने गर्व की क्या बात है। उसने फिर से अपनी आंखें घुमाई। शिवानी का दिल कस रहा था। उसे पता था कि दादाजी ये सब क्यों बोल रहे हैं। उन्होंने उन दिनों की बेइज्जती करने के लिए उन्हें ये बुलाया था। उसने नंदिनी की तरफ देखा जो अपने खाने में अपनी चम्मच को घुमा रही थी, जैसे जो उसने कुछ नहीं सुना, ये लोग क्या बात कर रहे हैं। शिवानी ने एक गहरी सांस ली और अपनी चम्मच मेज पर रख दी और कुछ भी नहीं खाया। मैडम उर्वी ने उनकी तरफ देखा और मुंह बनाया।
उसके हिसाब से उन्हें खुश होने चाहिए था कि वो ये अच्छा खाना सबके साथ मिलकर खा रहे थे, लेकिन ये दोनों इतनी शांत बैठी और उर्वी के प्रति उनके चेहरे पर बिल्कुल इज्जत नहीं है उन्हें यहाँ खाने पर बुलाने के लिए। शिवानी, नंदिनी क्या हुआ? क्या ये खाना तुम्हारे हिसाब का नहीं है? क्या मैं कुछ और लगवा दूं? उसने जानबूझकर ये कहा। सानंद ने उनकी तरफ घूर के देखा और गुस्से में कहा, शांत। ये तुम्हारी उदारता है कि तुमने इन्हें ये खाने के लिए बुलाया है और फिर भी ये ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। तुम दोनों को अपनी चाची का शुक्रिया करना चाहिए और इसकी उदारता को मानना चाहिए। नायरा टेडी मुस्कुराए। उसने दुखी शक्ल की और बोली, बहन, तुम्हें दादाजी को ऐसा नाराज नहीं करना चाहिए। माँ ने तुम्हारे लिए अलग से ये सब बनवाया है और फिर भी तुम ऐसा व्यवहार दिखा रहे हो। कियारा ने उसकी तरफ देखा। नायरा, ऐसे मत बोल। अपना मुंह बंद कर, उसने अपनी बहन को डांटा, लेकिन कोई भी उसके चेहरे पर खुशी देख सकता था क्योंकि नंदिनी और शिवानी की सब बेइज्जती कर रहा थे। पिताजी, आप गुस्सा मत होइए, ये ऐसा कुछ नहीं चाहते। उर्वी मुस्कुराए। शिवानी ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली। ये सब ये जानबूझकर कर रहे हैं। नंदिनी ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराए। उन्हें लगता है उसके सामने वो जो भी चाहते हैं वो कर सकते हैं। वो कोई पागल नहीं है। उसने अपनी चम्मच मेज पर रखी और उर्वी की तरफ देखा। मैडम, आपसे कोई गलती हुई है। हम इस बार से बहुत खुश हैं कि आपने हमें यह इतने बड़े और मेहनत से बने भोजन पर बुलाया और बहन कियारा की शादी के बारे में जानकारी दी। ऐसा नहीं ही कि हम मैडम के भोजन की इज्जत नहीं करते, लेकिन ऐसा कि हम बहुत सालों से बेकार खाना खा रहे हैं तो अब अच्छा खाना पचेगा नहीं। मैं मैडम को धन्यवाद करती हूँ हमें इतनी बड़े भोजन के लिए बुलाने के लिए। मैडम, उर्वी की मुस्कान उड़ गई और सानंद उनकी तरफ ठंडे चेहरे से देख रहा था। नायरा शांत हो गई क्योंकि उसके समझ नहीं आया कि क्या हुआ। कियारा समझ गई कि नंदिनी के कहने का क्या मतलब था। उसने अपने रुमाल को जोर से पकड़ लिया। नंदिनी की बात का मतलब आसान था। वो लोग बहुत सालों से बेकार खाना खा रहे हैं जिसकी वजह से अब वो अच्छा खाना नहीं खा सकते जो कि प्रधान के महल में बना है। जबकि मैडम उर्वी इस बात को जानते हैं, फिर भी उन्होंने खाना बदलवाने को पूछा कि अगर वो उनके स्वाद के हिसाब से नहीं बना है। उसने आज तक इतने सालों तक उनकी मदद नहीं की और अब सबके सामने ऐसा ढूंढ कर रही है जिसकी वजह से उनकी और बेइज्जती ही। चैप्टर -10 हाफ चैप्टर रिपीट द श्रू ग्रैंडफादर। मेज की शुरुआत में बीच वाली बड़ी कुर्सी पर एक बूढ़ा आदमी बैठा है जिसके चेहरे पर बहुत झुर्रियां है लेकिन फिर भी शान से चमक रहा है। वो अपने जवानी के समय पर सभा के सबसे इज्जत वाले आदमी थे और अब उनका बेटा सम्राट का सलाहकार है और उसकी सभा में बहुत इज्जत है। उसे उस बात का बहुत अपने बेटे के प्रति बहुत गर्व होता है। वो 70 साल से ऊपर की उम्र के हैं, उनके चेहरे पर झुर्रियां है लेकिन उनका शरीर अभी भी स्वस्थ है। यहाँ के ज्यादातर जरूरी फैसले वही लेते हैं। उस बूढ़े आदमी ने नंदिनी और शिवानी की तरफ देखा और अपना मुंह बनाया। ठंडा सा चेहरा बनाकर उन अपना गला साफ किया जिससे सब उसकी तरफ ध्यान दे। हम सब खाना खाए उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैडम उर्वी मुस्कुराई। जी पिताजी, हम सभी यही हैं, बोलिए आपको क्या कहना है। सानंद ने हाँ में अपना सिर हिलाया। आज का मामला बहुत जरूरी है। इस मामले में हमारा पूरा परिवार शामिल है और हमारा आने वाला कल। हमारी पिछली युवरानी की अचानक मौत हो गई। सम्राट ने युवराज की शादी फिर से करवाने का सोचा है। वो शिवाय का भविष्य है तो वो अकेले नहीं रह सकते। सम्राट ने इस मामले में हम पर भरोसा किया है और उनके सेवक होने के नाते हम वो सब कुछ करेंगे जो हम उनके लिए कर सकते हैं। और कियारा के पिता की सभा में बहुत इज्जत है और सम्राट उस पर बहुत भरोसा करते हैं, इसलिए सम्राट ने फैसला लिया है कि हमारी कियारा युवराज की बीवी बनेगी और शिवाय की अगली युवरानी। उन बूढ़े आदमी ने कहा और नंदिनी और शिवानी की तरफ देखा जो उनसे दूर बैठे हैं। उसने सोचा था कि वो दोनों उसकी बातें सुनकर चौंक जाएंगी। वो चाहता था कि उन दोनों को जलन हो, लेकिन वो खुद चौंक गया क्योंकि उन दोनों ने कोई भी भाव नहीं दिया जैसा उसने सोचा था। वो वहां शांति से बैठकर उसकी तरफ देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आया। फिर वो बोला, कुछ दिन में इसकी घोषणा हो जाएगी और फिर शादी की तैयारियां शुरू करेंगे।
फिर वो अपनी चहेती पोती की तरफ देखने लगा। हमारी कियारा बहुत सुंदर है और सुशील भी, और अब वो महल में रहेगी और उनके परिवार का हिस्सा बनेगी। ये हमारे लिए बहुत इज्जत की बात है। मैडम उर्वी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, पिताजी, आप सही है। कियारा बचपन से ही बहुत लाड प्यार से बड़ी हुई है। वो उसने हर तरह की कलाएं सीखी है जिससे वो हमारे परिवार की इज्जत बढ़ा सके। दूसरी तरफ नंदिनी ने ये सब देखकर अपनी आंखें घुमाई। ये दोनों कितने एक से है, ये जानते हुए किसको क्या और कितना दिखाना है और फिर उसी को दूसरों के ऊपर गिरा देना है। इसी वजह से उसके पिता कभी इस बड्डी और कठोर आदमी से कुछ भी नहीं करवा पाए। इस आदमी पे एक अच्छा दिल भी नहीं है और कोई इसका दिल कैसे जीतेगा जब इसका मोटे चेहरे के साथ इसका काला और खाली दिल है। और अब इन्होंने ये बताने के लिए इन्हें बुलाया था। इसमें इतने गर्व की क्या बात है? उसने फिर से अपनी आंखें घुमाई। शिवानी का दिल कस रहा था। उसे पता था कि दादाजी ये सब क्यों बोल रहे हैं। उन्होंने उन दिनों की बेइज्जती करने के लिए उन्हें ये बुलाया था। उसने नंदिनी की तरफ देखा जो अपने खाने में अपनी चम्मच को घुमा रही थी, जैसे जो उसने कुछ नहीं सुना। ये लोग क्या बात कर रहे हैं? शिवानी ने एक गहरी सांस ली और अपनी चम्मच मेज पर रख दी और कुछ भी नहीं खाया। मैडम उर्वी ने उनकी तरफ देखा और मुंह बनाया। उसके हिसाब से उन्हें खुश होने चाहिए था कि वो ये अच्छा खाना सबके साथ मिलकर खा रहे थे, लेकिन ये दोनों इतनी शांत बैठी और उर्वी के प्रति उनके चेहरे पर बिल्कुल इज्जत नहीं है उन्हें यह खाने पर बुलाने के लिए। शिवानी, नंदिनी, क्या हुआ? क्या ये खाना तुम्हारे हिसाब का नहीं है? क्या मैं कुछ और लगवा दूं? उसने जानबूझकर ये कहा। सानंद ने उनकी तरफ घूर के देखा और गुस्से में कहा, शांत, ये तुम्हारी उदारता है कि तुमने इन्हें ये खाने के लिए बुलाया है और फिर भी ये ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। तुम दोनों को अपनी चाची का शुक्रिया करना चाहिए और इसकी उदारता को मानना चाहिए। नायरा टेडी मुस्कुराए। उसने दुखी शक्ल की और बोली, बहन, तुम्हें दादाजी को ऐसा नाराज नहीं करना चाहिए। माँ ने तुम्हारे लिए अलग से ये सब बनवाया है और फिर भी तुम ऐसा व्यवहार दिखा रहे हो। कियारा ने उसकी तरफ देखा। नायरा, ऐसे मत बोल। अपना मुंह बंद कर। उसने अपनी बहन को डांटा, लेकिन कोई भी उसके चेहरे पर खुशी देख सकता था क्योंकि नंदिनी और शिवानी की सब बेइज्जती कर रहा थे। पिताजी, आप गुस्सा मत होइए, ये ऐसा कुछ नहीं चाहते। उर्वी मुस्कुराए। शिवानी ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली। ये सब ये जानबूझकर कर रहे हैं। नंदिनी ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराए। उन्हें लगता है उसके सामने वो जो भी चाहते हैं वो कर सकते हैं। वो कोई पागल नहीं है। उसने अपनी चम्मच मेज पर रखी और उर्वी की तरफ देखा। मैडम, आपसे कोई गलती हुई है। हम इस बार से बहुत खुश हैं कि आपने हमें यह इतने बड़े और मेहनत से बने भोजन पर बुलाया और बहन कियारा की शादी के बारे में जानकारी दी। ऐसा नहीं ही कि हम मैडम के भोजन की इज्जत नहीं करते, लेकिन ऐसा कि हम बहुत सालों से बेकार खाना खा रहे हैं तो अब अच्छा खाना पचेगा नहीं। मैं मैडम को धन्यवाद करती हूँ हमें इतनी बड़े भोजन के लिए बुलाने के लिए। मैडम उर्वी की मुस्कान उड़ गई और सानंद उनकी तरफ ठंडे चेहरे से देख रहा था। नायरा शांत हो गई क्योंकि उसके समझ नहीं आया कि क्या हुआ। कियारा समझ गई कि नंदिनी के कहने का क्या मतलब था। उसने अपने रुमाल को जोर से पकड़ लिया। नंदिनी की बात का मतलब आसान था। वो लोग बहुत सालों से बेकार खाना खा रहे हैं जिसकी वजह से अब वो अच्छा खाना नहीं खा सकते जो कि प्रधान के महल में बना है। जबकि मैडम उर्वी इस बात को जानते हैं, फिर भी उन्होंने खाना बदलवाने को पूछा कि अगर वो उनके स्वाद के हिसाब से नहीं बना है। उसने आज तक इतने सालों तक उनकी मदद नहीं की और अब सबके सामने ऐसा ढूंढ कर रही है जिसकी वजह से उनकी और बेइज्जती ही। अल्पविराम। उर्वी जबरदस्ती की मुस्कान दे रही थी। ये शांत रहने वाली अचानक से चालाकी से बोलने वाली कैसे बन गई जिसकी वजह से उसे वापस क्या बोले उर्वी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये तक कि सानंद भी उर्वी के पक्ष में कुछ नहीं बोल पाया। नंदिनी शांति से बैठकर उनके चेहरों को देखकर मन में ही मुस्कुरा रही थी। वो शिवाय की युवरानी थी जो महल में रह चुकी है और बहुत कुछ देखा है। वो चीज जो उसे वहां महल में रहने के लिए सबसे जरूरी थी वो था अपने शब्दों का सही इस्तेमाल। शब्दों के साथ खेलन उसने अपनी पिछली जिंदगी से बहुत अच्छे से सीख लिया था और ये छोटा सा ताना जो उसने यह इस घर में अभी मारा वो तो कुछ भी नहीं है।
वो देखना चाहती थी कि क्या कोई उसके शब्दों का जवाब दे पाएगा। शिवानी जो बगल में बैठकर हंसने वाली थी। सानंद ने फिर से खासकर सबका ध्यान अपनी तरफ किया, तुम दोनों को वापस अपने घर चला जाना चाहिए। वो उन सोनों को और झेल नहीं सकता था। उससे नंदिनी के जवाब से गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकता था क्योंकि वो आग में घी डालने वाली बात होगी। चैप्टर -11 शिवाय में पहली बार। हमारी इतनी खातिरदारी करने के लिए धन्यवाद। नंदिनी शिवानी को लेके खड़ी हुई, उसका हाथ पकड़कर वो दोनों वहां से चले गए। जब वो अपने टूटे घर पहुंचे तो उन्होंने विधि को देखा। वो द्वार पर ही खड़ी थी, उनका इंतजार कर रही थी। मालकिन, विधि ने जब उन्हें आते हुए देखा तो उनकी तरफ भागकर पहुंच गई। तुम्हें क्या हुआ? नंदिनी ने पूछा। छोटी मालकिन, जो काम आपने मुझे दिया था वो मैंने पूरा कर दिया। विधि खुश लग रही थी। नंदिनी ने अपना सिर हिलाया, पहले अंदर चलते हैं। वह घर के अंदर घुसे और उनके पीछे का दरवाजा बंद हो गया। उमी ने उन दोनों को चाय दी। वह महंगी नहीं थी लेकिन पीने लायक थी और उसका स्वाद बुरा नहीं था। जा और कुछ खाना बनाकर ला, शिवानी ने कुर्सी पर बैठने के बाद कहा। बड़ी मालकिन, आपने कुछ खाया नहीं है, उमी ने चौंक कर कहा। वह दोनों खाना खाने के लिए गए थे और फिर भी शिवानी खाना बनाने के लिए कह रही है। शिवानी ने अपना सिर हिलाया, उनके ताने ही हमारा पेट भरने के लिए काफी थे। अब जा और कुछ बनाकर ला, जितना भी सामान हमारे पास है उससे। उमी को बुरा लगा लेकिन वो अपना सिर हिला के वहां से चली गई। हाँ, तो हमारे पास क्या खबर है? नंदिनी ने विधि से पूछा। छोटी मालकिन, आपकी कहने पर मैं बाहर एक अच्छी जगह ढूंढने गई थी। हमारी राजधानी बहुत बड़ी है और यहाँ कोई अच्छी जगह ढूंढना बहुत कठिन है। यहाँ ऐसी कई दुकानें हैं जो छोटे से बड़े हो रही है और नाम कमा रही है। तो मैं अपने राज्य के उल्टे तरफ गई, वहाँ एक कपड़े की दुकान है जो अभी अच्छे से चल नहीं रही है। वहाँ का मालिक उसे दुकान को यहाँ तक कि बेचना चाहता है क्योंकि उसे अपना कर्ज देना है और दुकान से बिल्कुल कमाई नहीं हो पा रही है, विधि ने समझाया। नंदिनी ने थोड़ी देर के लिए सोचा। एक दुकान जो अच्छे से नहीं चल रही और उसका मालिक उसे बेचना चाहता है। वह दुकान अपना व्यापार करने के लिए एकदम सही है। और वहाँ की जगह कैसी है? वो जगह बिल्कुल वैसी है जैसी आपको चाहिए, न ज्यादा भीड़ है और न ज्यादा लोग हैं, विधि ने कहा। अच्छा है। नंदिनी, तू क्या करने की सोच रही है? नंदिनी शिवानी की तरफ देखकर मुस्कुराई। बड़ी दीदी, इस घर के लोग हमारी कोई चिंता नहीं करते हैं और न ही उन्होंने आज तक की है। जो मैं कर रही हूं वह है हमारे जीने के लिए एक सहारा ढूंढना। हम ऐसे नहीं जी सकते हैं। गंदी तरह का खाना खाना और इस टूटे हुए घर में रहना किसी भिखारी की तरह। सड़कों पर रहने वाले भिखारी की भी हमसे ज्यादा अच्छी जिंदगी होती है। लेकिन इस दुकान का क्या? क्या तू उसे खरीदने की सोच रही है? हाँ, शिवानी चौंक गई। क्या? लेकिन हमारे पास पैसे तो है ही नहीं। नंदिनी ने अपना सिर हिलाया। हमेशा एक रास्ता होता है कुछ करने का जब तुम्हारे पास पैसे नहीं होते। वो मुस्कुराई। पैसा ही हर चीज का जवाब नहीं होता। लेकिन विधि बोल रही है कि उस दुकान का मालिक दुकान को बेच रहा है। नंदिनी में सिर हिलाया। हाँ, मुझे पता है, लेकिन मेरे पास उससे भी बाद उसे देने के लिए कुछ उससे भी बड़ा है, उसके कर्ज से भी ज्यादा बड़ा। शिवानी को समझ नहीं आ रहा था कि नंदिनी क्या सोच रही है और नंदिनी के शब्द भी शिवानी को बात समझने में कोई मदद नहीं कर रहे थे। उसने एक गहरी सांस ली और नंदिनी की तरफ देखा। उसे लगा कि उठने के बाद उसकी बहन पूरी बदल चुकी है। नंदिनी खड़ी हुई। मुझे जाकर उस जगह को देखना है अभी। नंदिनी ने सिर हिलाया। जितना जल्दी उतना सही। उनके चाचा जी ने उन्हें 2 बार बुला लिया है तो वह उन्हें फिर से बुलाएंगे और अब कियारा उसेका से जुड़ी हुई है तो नंदिनी को अपना बदला जल्दी से शुरू करना होगा और सब कुछ ऐसे करना होगा कहीं कुछ भी गलती ना हो और वह पार्थ को उसकी मौत तक लेकर जाए। अल्पविराम। शिवाय राजवंश के महल के बाहर बड़ी बड़ी रथें घूम रही है। हर कोई बता सकता है कि वह रथें शाही परिवार से थी। रथ के अंदर 2 जवान आदमी शराब पी रहे थे। इनमें से एक आदमी सफेद रंग का आदमियों वाला सूट पहना हुआ था और बहुत अच्छा दिख रहा था, जबकि दूसरा आदमी एक गहरा नीला आदमियों का सूट पहना था और ऐसा लग रहा था जैसे नर्क का राजा जमीन पर उतर आया है।
इतने सालों के बाद अब पिताजी ने फैसला ले ही लिया शिवाय राजवंश में आने का, सफेद कपड़े पहने हुए वाले आदमी ने कहा। उन्हें बस कोई चाहिए जो जासूसी करे, नीले सूट वाले ने आलस में जवाब दिया। सफेद सूट वाले ने अपना सर हिलाया, तुम्हें ये बोलने की सच में बहुत हिम्मत है, अगर माँ ने सुन लिया तो माँ पक्का तुम्हारी डांट लगाएंगी। नीले कपड़े वाले ने सफेद कपड़े वाले की तरफ देखा और आंखें घूम आई, अगर माँ पिताजी से समय निकालकर यह बोल पाएंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। सफेद सूट वाला आदमी जोर से हंसा, पिताजी चाहते हैं कि वो हमेशा उनके साथ ही रहे। शिवाय राजवंश काफी गहरा दिखता है। मैंने सुना कि यहाँ की पुरानी युवरानी अचानक आग से जलकर मर गई तहखाने में। मेरे सूट वाले में हंसकर कहा, सच में बहुत खराब अंत। मुझे लगता है उसकी आत्मा बदले की आग में जल रही होगी और सोच रही होगी जिसने उसे मारा है उसकी जान कैसे लेनी है। तुम्हारा मतलब उनका खून किया गया? तुझे क्या लगता है? नीले कपड़े वाले आदमी ने पूछा। उसे पर खाने में कुछ कमरों के अलावा था ही क्या? कोई भी आदमी उसे दिखाने को बिना किसी की इजाजत के इतना जल ही नहीं सकता। ऐसे सोच रहा हूं कि उसे वहां पर काफी समय तक रखा होगा, लेकिन किस वजह से उसकी अचानक मौत हो गई। भूल जाओ उसके बारे में, सफेद सूट वाले ने अपना हाथ ऊपर करके कहा। उस सब से हमें कोई भी लेना देना नहीं, हमें सिर्फ यहाँ अपने ऊपर ध्यान देना है। फिर वो मुस्कुराया। अब जब मैं पहली बार शिवाय आया हूं तो मैं यहाँ से कुछ अच्छी चीजें अपने साथ ले जाना चाहता हूं, कुछ खजाना जो यहाँ कीमती है। नीले सूट वाले आदमी ने उस आदमी की तरफ देखा और अपनी आंखें फिर से एक बार घुमाई और फिर बंद कर ली। फिर पूरी रथ शांति से फिर से भर गई, सिर्फ घोड़े की आवाज आ रही थी। चैप्टर -12 मैडम उर्वीज सिनेस्टर प्लान। शिवाय राजवंश के महल के बाहर बड़ी बड़ी रथें घूम रही है। हर कोई बता सकता है कि वह रथें शाही परिवार से थी। रथ के अंदर दो जवान आदमी शराब पी रहे थे। इनमें से एक आदमी सफेद रंग का आदमियों वाला सूट पहना हुआ था और बहुत अच्छा दिख रहा था, जबकि दूसरा आदमी एक गहरा नीला आदमियों का सूट पहना था और ऐसा लग रहा था जैसे नर्क का राजा जमीन पर उतर आया है। इतने सालों के बाद अब पिताजी ने फैसला ले ही लिया शिवाय राजवंश में आने का, सफेद कपड़े पहने हुए वाले आदमी ने कहा। उन्हें बस कोई चाहिए जो जासूसी करे, नीले सूट वाले ने आलस में जवाब दिया। सफेद सूट वाले ने अपना सर हिलाया, तुम्हें ये बोलने की सच में बहुत हिम्मत है, अगर माँ ने सुन लिया तो माँ पक्का तुम्हारी डांट लगाएंगी। नीले कपड़े वाले ने सफेद कपड़े वाले की तरफ देखा और आंखें घूम आई, अगर माँ पिताजी से समय निकालकर यह बोल पाएंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। सफेद सूट वाला आदमी जोर से हंसा, पिताजी चाहते हैं कि वो हमेशा उनके साथ ही रहे। शिवाय राजवंश काफी गहरा दिखता है। मैंने सुना कि यहाँ की पुरानी युवरानी अचानक आग से जलकर मर गई तहखाने में। मेरे सूट वाले में हंसकर कहा, सच में बहुत खराब अंत। मुझे लगता है उसकी आत्मा बदले की आग में जल रही होगी और सोच रही होगी जिसने उसे मारा है उसकी जान कैसे लेनी है। तुम्हारा मतलब उनका खून किया गया? तुझे क्या लगता है? नीले कपड़े वाले आदमी ने पूछा। उसे पर खाने में कुछ कमरों के अलावा था ही क्या? कोई भी आदमी उसे दिखाने को बिना किसी की इजाजत के इतना जल ही नहीं सकता। ऐसे सोच रहा हूं कि उसे वहां पर काफी समय तक रखा होगा, लेकिन किस वजह से उसकी अचानक मौत हो गई। भूल जाओ उसके बारे में, सफेद सूट वाले ने अपना हाथ ऊपर करके कहा। उस सब से हमें कोई भी लेना देना नहीं, हमें सिर्फ यहाँ अपने ऊपर ध्यान देना है। फिर वो मुस्कुराया। अब जब मैं पहली बार शिवाय आया हूं तो मैं यहाँ से कुछ अच्छी चीजें अपने साथ ले जाना चाहता हूं, कुछ खजाना जो यहाँ कीमती है। नीले सूट वाले आदमी ने उस आदमी की तरफ देखा और अपनी आंखें फिर से एक बार घुमाई और फिर बंद कर ली। फिर पूरी रथ शांति से फिर से भर गई, सिर्फ घोड़े की आवाज आ रही थी। अल्पविराम। रात में जब प्रधान घर लौटकर आए तो मैडम उर्वी उनका इंतजार कर रही थी। उन्होंने एक लाल रंग की पोशाक पहनी थी जिससे उनका शरीर धक कम रहा था और दिख ज्यादा रहा था। उन्होंने अपना सारा श्रृंगार किया हुआ था जिसकी वजह से वो अभी सुंदर लग रही थी। वो एक चालाक औरत है। उसने पहले एक बार प्रधान को अपने जाल में फंसा लिया था और उससे शादी कर ली थी और उसके साथ अमीरी की जिंदगी जी रही थी। उसे प्रधान को पहली बार देखते ही प्यार हो गया था और प्रधान की इज्जत और पैसे के बारे में जाने के बाद उसने प्रधान को फंसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
प्रधान अपने सभा के काम से काफी थक गया था, लेकिन अपनी बीवी को बिस्तर पर बैठकर देखकर उसकी थकान चली गई। पतिदेव आप आ गए, उर्वी ने अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाई और बिस्तर पर से उठी। वो प्रधान की तरफ मटक के चली और मुस्कुराई। आपके कपड़े बदलने में आपकी मदद करती हूँ, आप थक गए होंगे। उसने उनका कोट हटा दिया। तुम मेरा इंतजार कर रही थी। आप इतनी मेहनत से कम कर रहे थे, मैं चैन से कैसे सो जाती। पतिदेव मैं आपकी बीवी हूं और आपकी थकान हटाना मेरा काम है। उर्वी ने प्रधान की ओर देखा। तुम अभी बहुत सुंदर हो। प्रधान ने अपने सारे कपड़े हटा दिए और अपनी बीवी को गोद में ले लिया। पतिदेव आप पहले नहा क्यों नहीं लेते? मैं बाद में नहा लूंगा, पहले तुम्हारी थोड़ी सेवा कर दूं। कुछ देर बाद उर्वी अपना सिर प्रधान के सीने पर रखकर लेती हुई थी। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। पतिदेव मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो क्या बात है? जैसा तुमने कहा कि सम्राट हमारी कियारा के नए युवरानी होने के लिए पत्र भेजेंगे, क्या वो सच है? कोई गड़बड़ तो नहीं होगी? नहीं, सम्राट सोचते हैं कि हमारी कियारा पुरानी वाली से काफी बेहतर है, इसीलिए बिल्कुल वह इस शादी को बड़ा माला समझते हैं और युवराज को भी शादी से कोई दिक्कत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई अड़चन आएगी। युवराज जैसा अच्छा आदमी हमारी बेटी को मना कैसे कर सकता है? हमारी कियारा सुंदर है और गुणवान है, सबसे अच्छे से बात करती है, सबकी इज्जत करती है। जब युवराज उसे खुद मिलेंगे तो वो उसे पसंद करने लगेंगे। तुम सही हो, प्रधान ने सिर हिलाया। महल में जल्द ही एक समारोह होगा जिसमें सम्राट ने कहा है कि पूरे राज्य की कुंवारी लड़कियां वहां जरूर जाए। उर्वी ने बुरी सी शक्ल बनाई। उन दोनों नीच लड़कियों को भी? उसने फिर से बुरा मुंह बनाया। हमारे पास कोई अधिकार नहीं है, हम सम्राट की बात नहीं टाल सकते। आप चिंता मत करो, उर्वी ने गंदी सी मुस्कान दी। मुझे जिस बारे में बात करनी थी कि अब जब कियारा की शादी तय हो गई है तो हमें शिवानी की भी शादी करवा देनी चाहिए। शिवानी? जी, वो कियारा से उम्र में बड़ी है और अगर ज्यादा दिन वो यहाँ रहेगी, चाहे भी हमारे घर न रहते हो, लेकिन बाकी लोगों के लिए तो वो हमसे अब भी जुड़े हुए हैं। सभी लोग सोचेंगे कि बड़ी बहन की अभी तक शादी नहीं हुई और छोटी बहन की शादी राजकुमार से हो रही है। पतिदेव यह आपकी इज्जत पर भारी पड़ेगा। उर्वी ने कहा। वह तो ठीक है, लेकिन तुम शिवानी के लिए लड़का कहाँ से लाओगी? मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छा आदमी उसकी तरह टूटे हुए घर में रहने वाले से शादी के लिए मानेगा। प्रधान ने गुस्से में कहा। प्रधान उन दोनों बच्चों और उनके बाप को बहुत नफरत करता था। उनकी मां ने उनके पिता को फंसाया और फिर मर गई। उर्वी मुस्कुराई। उसकी चिंता आप मत कीजिए, वह मुझ पर छोड़ दीजिए। मेरे पास वह उसे उत्सव से पहले करने का उपाय है। ठीक है, जितना जल्दी उतना सही। चैप्टर -13 शिवानी की शादी की चाल। उर्वी ने अपना सिर प्रधान के ऊपर रखा और अपने में ही बुरी तरह मुस्कुराई। उसे पता है कि उस चुड़ैल की शादी उसे किससे करानी है। किसी भी तरह शिवानी की शादी कियारा से पहले करा देगी, उसके बाद सोचेगी नंदिनी से कैसे निपटना है। कुछ भी हो जाए, उन दोनों लड़कियों की किस्मत तो मेरे हाथों ही लिखी हुई है। लेकिन उसकी चाल के बीच में वो ये नहीं जानती कि सब कुछ अब बदल चुका है। और वैसे भी आज तक कोई भी चीज किसी के हिसाब से नहीं हुई। उसे टूटे घर में एक कोने की बत्तियां अभी भी चालू थी। एक छोटी सी मोमबत्ती वहां जल रही थी जिस पर हल्की हवा से उसकी लाह बार बार हिल रही थी। नंदिनी उसे कोने में बैठी हुई थी और कागजों पर अलग अलग तरह की आकृतियां बना रही थी। धीमी रोशनी में उसके चेहरे पे बनी आकृतियां चमक रही थी। वह स्याही का रंग उसके चेहरे की आकृतियों पर हमेशा के लिए नहीं था, लेकिन वह खून के साथ मिलकर ऐसा हो गया था जो कि पानी से साफ नहीं हो रहा था। उसने सही स्याही से भरी कलम नीचे रखी और अपनी बनाई हुई आकृतियों की तरफ देखा। उसकी पिछली जिंदगी में उसे चित्रकला बहुत पसंद थी और उसके पिताजी उसके चित्रकला को देखकर खुश होते थे और उसके लिए कई सामान भी लेकर आया करते थे। नंदिनी की आंखों से आंसू टपकने जब उसे पिताजी की याद आई। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मेरी वजह से आपको मारना पड़ा। यह मेरी गलती थी कि मैंने किसी गलत इंसान से प्यार किया और उसका अंजाम मेरे परिवार को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। मैं बहुत बुरी बेटी हूं जिसने अपने परिवार को मौत के कुएं में धकेल दिया।
मुझे माफ कर देना पिताजी। आपकी बेटी बहुत बुरी है। उसकी आंखों से आंसू नदी की तरह बह रहे थे जब उसने आंख उठाकर अंधेरे में खिड़की के बाहर देखा। आपने मुझे चाबी दी और अचानक नंदिनी के भाव बदल गए। चाबी, चाबी के बारे में कैसे भूल सकती है? वह चाबी ही वजह थी जिसके कारण पार्थ ने उससे शादी की और उसकी जान ले ली। चाबी अब जब उसका फिर से जन्म हो गया है तो अब वह उस चाबी का इस्तेमाल कर अपनी जिंदगी बदल देगी। उसके अंदर गुस्सा आ गया और उसकी मुठियां गुस्से से बंद होगी। पार्थ अब मैं देखती होगी तो इन सब से कैसे बचता है। तूने मेरा इस्तेमाल किया और मुझे किसी पुराने जूते की तरह फेंक दिया। अब मैं तुम्हारी जिंदगी को नर्क बना दूंगी। मैं तेरी जान ले लूंगी। धोखे का दर्द उसके दिल में किसी चाकू की तरह चुभा था। वह चाकू जो उसके दिल के सबसे गहरी हिस्से में घुसकर उसके दिल को टुकड़ों में तोड़ दिया था। वह उन लोगों में से थी जो सोचती थी कि आखिर में प्यार सबको संभालने लेगा, लेकिन ये सब उसकी गलती थी। प्यार जब लालच के साथ लड़ता है तो अंत में हमेशा लालच जीतता है। क्या कभी नहीं जीत सकता क्योंकि वह लोगों को कमजोर बनाता है। वह होता ही आखिर में टूटने के लिए है। हम मोमबत्ती चलती रही और नंदिनी अपने पुराने जिंदगी की यादों में घुटती रही। गुना 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 गुना। प्रधान का घर। अगली सुबह। माँ, ये चाय, कियारा ने कप की तरफ देखकर कहा जिसमें एक अजीब के रंग का पानी है। मैडम उर्वी ने अपना कप उठाया और उसमें से एक घूंट लिया। ये नहीं आए लौंग चाय है, इसे इसका स्वाद ले मेरी बच्ची। कियारा ने अपना सर हिलाया और चाय का एक घूंट लिया। इसका स्वाद मीठा और अलग है। हाँ बिल्कुल, मैडम उर्वी मुस्कुराए। ओपन होने चाय का कप मेज पर रखा। मैं तुम्हारे पिताजी से विनती की है कि तुम्हारे लिए एक राज्य शिक्षक लाया जाए। अब जब तुम्हारी शादी तय हो गई है तो अब तुम्हें महल में कैसे रहा जाता है वह सब सीखना होगा, जिससे आगे जाकर कोई भी मुसीबत या कोई गलती ना हो। जी माँ, मैं वैसा करूंगी जैसा आप कहेंगी, कियारा ने सीधे बैठते हुए कहा। माँ, उस वारंट अधिकारी के लड़के का क्या अपने पिताजी को उनके प्रस्ताव के बारे में बताया? मैडम उर्वी ने अलग अलग तरह के चेहरे बनाए। क्या वह लड़का तेरे लायक भी है? उनकी इतनी हिम्मत कि तुमसे शादी का हाथ मांगने आए। वह सोचते हैं कि इतने छोटे ओहदे पर होने के बाद वह हमारे साथ रिश्ता रख सकते हैं। वह सब सिर्फ इसलिए कर रहे हैं जिसकी वजह से तुम्हारे पिताजी की इज्जत का नाम लगाकर ऊपर बढ़ सके। पर माँ, अब हम करने क्या वाले हैं? उनका ओहदा हमारे जितना बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी उनका ओहदा तो है। कियारा चिंता करने लगी। चिंता मत करो, मैंने सोचा है, अब जब उन्होंने शादी के लिए प्रस्ताव दिया है तो हम उसे ठुकरा कैसे सकते हैं? मैडम उर्वी मुस्कुराए। कियारा की आंखें चुकाने की वजह से बड़ी हो गई। क्या? लेकिन मतलब कैसे? ऐसा तो है नहीं कि हमारे महल में लड़कियों की कमी है। तुम्हारी शादी युवराज से होने वाली है और तुम्हें सिर्फ इस पर ही ध्यान देना है और किसी भी चीज पर नहीं। कुछ दिनों बाद ही महल में समारोह होगा और तुम वहां उनसे मिलोगी। इसलिए तो मैं अपनी हरकतों पर सख्त ध्यान देना होगा और उन्हें महल के हिसाब से बदलना होगा। जी माँ, और दूसरी बात, उस शादी के प्रस्ताव के लिए हमारे पास शिवानी नहीं है क्या? तुम्हें नहीं लगता कि उसकी शादी होने की उम्र हो गई है? जल्दी कियारा सब समझ गई और खुशी से मुस्कुराई। माँ, आप सच में? मैं तुम्हें बोला था तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी मैं उसके लिए कुछ अच्छा ही कर रही हूँ। उसकी हालत की वजह से उससे कोई अच्छा लड़का क्यों ही शादी करेगा? सही कहा, कियारा ने सर हिलाया। कियारा का चेहरा घर से भरा हुआ था। अब वह चुड़ैल किसी काम तो आएगी। अचानक उनका एक सेवा उनकी तरफ भागकर आता है। मैडम उर्वी, कुमारी कियारा, सूबेदार की बेटी आई है। प्रिया। कियारा चौंक गई। वह उसकी बहन है, लेकिन वह बिना कुछ पता है अचानक यहाँ क्यों आई है? चैप्टर -14 द अननोन थ्रेट। अगली सुबह नंदिनी जल्दी तैयार हो गई। शिवानी को समझ नहीं आया जब उसने नंदिनी को जल्दी तैयार होते हुए देखा। उसे रहा नहीं गया और उसने नंदिनी से पूछा, नंदिनी तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? मुझे उस दुकान के मालिक से मिलना होगा, नंदिनी ने अपने जूते पहनते हुए जवाब दिया। लेकिन तुम कल भी तो गई थी।
हाँ, लेकिन वहाँ कोई हादसा हो गया था जिसकी वजह से मैं उनसे नहीं मिल पाई थी। नंदिनी खड़ी हुई और शिवानी को देखकर मुस्कुराई। बड़ी दीदी, ऐसा हो सकता है कि मुझे आने में समय लगे। तब तक आप अपने आप का ख्याल रखना। मुझे कुछ नहीं होगा, मेरी चिंता मत करो। शिवानी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। प्रधान के घर वाले हम पर नजरें गड़ाकर बैठे हुए हैं। हमें पूरा ध्यान देना होगा क्योंकि हमें नहीं पता आने वाले समय में क्या होने वाला है। नंदिनी ने घर से बाहर निकलने से पहले कहा। प्रधान के घर वाले हम पर नजरें गड़ाकर बैठे हुए हैं। हमें पूरा ध्यान देना होगा क्योंकि हमें नहीं पता आने वाले समय में क्या होने वाला है। शिवानी मुड़ी और अपने कमरे में जाने से पहले उसने एक बड़ी गहरी सांस ली। उस टूटे घर के बाहर नंदिनी और विधि सड़क पर खड़े हुए हैं। अब जब उनके इतना पैसा नहीं है कि उन पर कहीं जाने के लिए खुद की रथ हो तो उन्हें एक किराए पर रथ लेनी होगी। छोटी मालकिन, हमें एक रथ किराए पर लेनी होगी। वह बाजार जहां हमें जाना है वह यहाँ से काफी दूर है और अगर हम पैदल जाएंगे तो कम से कम हमें 1 घंटा लग जाएगा, विधि ने कहा। नंदिनी ने हाँ में सर हिलाया। वह ज्यादा देर बाहर नहीं रुक सकती है। वह कमीने लोग करीब आ रहे हैं और उससे आभास हो रहा है कि मैडम उर्वी कुछ बहुत बुरा करने की सोच रही है जिससे शिवानी और उसे खतरा हो सकता है। और शिवानी को घर पर अकेला छोड़ना भी कोई अच्छा फैसला नहीं था। जो और जल्दी से एक रथ किराए पर ले आओ। सूरज सर पर चढ़े उससे पहले हमें घर वापस आना होगा, नंदिनी ने सूरज की तरफ देखते हुए कहा। अगर वह गलत नहीं थी तो ये दिन का पूर्वान्ह प्रहर था और उसे मध्याह्न प्रहर से पहले वापस लौटकर आना है। वो दोनों रथ पर बैठे और राजधानी के उल्टी तरफ चल दिए। शिवाय राजवंश का पूर्वी हिस्सा काफी शांत है, वहां ना ज्यादा लोग रहते हैं और नहीं ज्यादा कम, लेकिन फिर भी वहां के सारे व्यापार अच्छे चलते हैं। उसे दुकान की दिशा एक गली के कोने में थी। वह दुकान एक 2 मंजिला घर था लेकिन दिखने में काफी पुराना। लेकिन उसकी हालत फिर भी काफी ठीक थी। जब रथ रुकी और वह दोनों उससे उतरे तो उन्होंने एक बड़े दरवाजे को पहले से खुला हुआ देखा और देखा कि अंदर कोई भी ग्राहक नहीं था। नंदिनी सीधे दुकान में अंदर चली गई और देखा कि वहां की कुछ अलमारी में कपड़े रखे हुए हैं। ऐसा लग रहा था कि उनका इस्तेमाल कई महीनों से नहीं हुआ है क्योंकि उन पर मकड़ी के जाले बन गए थे। एक आदमी उनकी नजर में आया जिसे काफी फटे हुए कपड़े पहने हुए थे। आदमी की उम्र ज्यादा नहीं लग रही थी लेकिन उसके चेहरे की झुर्रियां की वजह से वह काफी बूढ़ा दिख रहा था। उसने अजीब शक्ल बनाई जब उसने नंदिनी और दीदी को अंदर खड़ा हुए देखा। यहाँ खरीदने के लिए कुछ नहीं है, कृपया आप दूसरी दुकान में चली जाए, उसने काफी इज्जत से कहा। नंदिनी ने उसकी तरफ देखा और वह मुस्कुराई। बाकी दुकानों से मेरे को कुछ भी लेना देना नहीं है। ये वह दुकान है जिससे मुझे वह मिलेगा जो मैं चाहती हूँ। आदमी ने चौंक कर कहा, आपको क्या चाहिए? मुझे ये दुकान चाहिए। वह आदमी थोड़ी देर के लिए रुक गया। क्या? उसने नंदिनी के शरीर की तरफ देखा। वह काफी पतली है और उसकी उम्र भी काफी कम है और वह यहाँ पर दुकान खरीदने आई है। जिस तरीके के उसने कपड़े पहनी हुई हैं उससे वह अमीर तो नहीं लगती। आप मजाक कर रही होगी क्योंकि इस तरह का व्यापार कोई मजाक नहीं है जो हर कोई उसे संभाल सके। कृपया करके यहाँ और समय बर्बाद मत कीजिए और चली जाए, उसे आदमी ने कहा और जाने के लिए मुड़ गया। मैंने सुना कि आप कर्ज में डूबे हुए हैं और आप ये दुकान बेचना चाहते हैं जिससे कि अपना सारा कर्ज वापस दे सकें। पर क्या आपको लगता है कि दुकान आपका सारा कर्ज चुका पाएगी? एक तरफ ऑफिस दुकान को भेज देंगे और अपने हाथ से सब कुछ गवा देंगे, दूसरी तरफ आप पर कोई भी काम नहीं होगा और अंत में आप एक भिखारी जैसे बन जाएंगे। क्या आपको वैसे जिंदगी चाहिए? क्या अंत में इस सब का कुछ मतलब होगा? नंदिनी ने उस आदमी की बात को अनसुनी करके कहा। वह आदमी अचानक अपने रास्ते में रुका और मुड़कर नंदिनी की तरफ देखने लगा। उसके चेहरे की तरफ देखकर और उसके तेज को देखकर वह फिर से सोचने लगा। उसके जैसी एक छोटी लड़की ऐसी सब बातें कैसे कर सकती है? ऐसा लगता है कि यह लड़की व्यापार के बारे में उससे कई ज्यादा जानती है और वह इसका प्रस्ताव ठुकरा नहीं सकता क्योंकि अब तक उसने जो कुछ भी कहा वह सब सच था। वह एक बहुत बड़े कर्ज में डूबा हुआ था और उसके लिए कमाने का इकलौता जरिया ये दुकान थी।
लेकिन उसे दुकान बेचनी पड़ रही थी क्योंकि वह नहीं चाहता था कि अलग अलग लोग उसके घर पर सामने आकर अपने पैसे उससे रोज मांगे और उसके परिवार को परेशान करें। आपको क्या चाहिए? उसे आदमी ने फिर से पूछा। नंदिनी मुस्कुराई, लगता है अब आप बातचीत करने के लिए तैयार हैं। चलिए कहीं बैठकर बाकी बातें करते हैं। दूसरी तरफ टूटे घर में शिवानी खाना खा रही थी जब ओमी प्रधान के घर से एक सेवक के साथ वहां पहुंची। शिवानी ने अपना खाना आता ही खाया था जब उसने ओमी की तरफ देखा। क्या हुआ? शिवानी ने अपनी थाली को सरकते हुए कहा। बड़ी मालकिन, मैडम ने आपको प्रधान के महल में बुलाने का न्योता भेजा है, ओमी ने शिवानी को खबर दी। फिर से शिवानी ने पूछा और अचानक से नंदिनी के शब्द उसके दिमाग में आ गए। प्रधान के घर वाले हम पर नजरें गड़ाकर बैठे हुए हैं। हमें पूरा ध्यान देना होगा क्योंकि हमें नहीं पता आने वाले समय में क्या होने वाला है। चैप्टर -15 साइलेंट अटैक। उस प्रधान के घर से आई हुई सेविका ने शिवानी से कहा, जल्दी चले, कुमारी मैडम ने कहा है कि कोई रिश्तेदार आने वाला है और परिवार के नाते आपका वहां होना जरूरी है। शिवानी ने कुछ नहीं बोला। उन्होंने कभी इन्हीं परेशान नहीं किया जब भी कोई रिश्तेदार आया, तो अब अचानक ये सब कैसे बदल गया। लेकिन वह वहां जाने से मना भी नहीं कर सकती है। ठीक है, मैं आ जाऊंगी, अब तुम जाओ। उसे सेविका ने सर हिलाया और तभी के तभी वहां से चली गई। उमी ने सेविका की तरफ देखा और फिर शिवानी की तरफ देखकर बोली, बड़ी मालकिन, यही अच्छा होगा अगर आप वहां न जाए। शिवानी ने अपना सिर हिलाया, अगर मैं जाना ना भी चाहूं तो भी मैं मना नहीं कर सकती, क्योंकि अगर कोई रिश्तेदार आ रहा है इसका मतलब है कि दादाजी भी वहां होंगे और अगर मैं नहीं गई तो वह हमें आगे जाकर काफी ताने सुनाएंगे और परेशान करेंगे। लेकिन ये तो सिर्फ आपके लिए क्यों आया है? उन्होंने छोटी मालकिन को तो न्योता नहीं भेजा। मुझे नहीं पता। शिवानी मेज से खड़ी हुई, उमी ये थाली यहाँ से हटा दो और सब कुछ साफ कर दो, हमें प्रधान के महल जाना होगा। दूसरी तरफ उसे आदमी की दुकान में पहली मंजिल पर एक कुर्सी पर नंदिनी बैठी है और उसके सामने दुकान का मालिक बैठा हुआ है। उन दोनों के बीच में एक गोल लकड़ी की मेज रखी हुई है। मुझे बोलना पड़ेगा, इस आदमी के पास काम करने के लिए काफी अच्छी जगह है, नंदिनी ने अपने आसपास नजर डालते हुए कहा। दुकान के अंदर का हिस्सा काफी अच्छा था। नंदिनी उस चीज को देखकर काफी खुश थी। उसे यहाँ आकर दुकान में ज्यादा काम नहीं करवाना पड़ेगा। कुमारी, मेरा नाम रिजवन ध्वनि है। मैं इस कपड़े की दुकान को 7 साल से ज्यादा से चला रहा हूँ, लेकिन बाकी दुकानों के हिसाब से मेरी कमाई बहुत कम होती है। इसी वजह से मैंने कई लोगों से उधार लिया था और चुका नहीं पाया और अब मेरे सर पर बहुत बड़ा कर्ज है। ध्वनि जी, आपने अपनी हैसियत से कई ज्यादा कर्ज लिया, इसीलिए आपको अब इतना नुकसान झेलना पड़ रहा है, नंदिनी ने उस आदमी से कहा। आपको सब पता है। मुझे पैसा चाहिए जिससे मैं अपना कर्ज वापस कर सकूं और उसको वापस करने के लिए मेरे पास सिर्फ ये दुकान है। उस आदमी ने अपना सर झुका कर कहा। लेकिन इससे तो आप आगे जाकर एक भिखारी बन जाएंगे। मेरे पास कोई और उपाय नहीं है। वह लोग मेरे परिवार को लगातार परेशान करते हैं। मुझे डर है क्यों लोग कुछ गलत ना कर दे अगर मैंने यह बात ज्यादा आगे बढ़ाई तो, रिजवान ने दुखी होते हुए कहा। आपके पास कर्ज वापस देने के लिए कितना समय है? मैंने उनसे 1 महीना मांगा है और अगर 1 महीने में पैसा नहीं दे पाया तो वह मेरे बेटे को अपने साथ ले जाएंगे। नंदिनी ने कुछ समय के लिए उसकी तरफ देखा, फिर मैच पर हाथ रखकर आगे की तरफ झुकी। अगर आप इस दुकान को भेजेंगे तो आपको सिर्फ घाटा ही घाटा होगा, लेकिन अगर आप इस दुकान को भेज रहे हैं, क्यों ना आप इसे मुझे भेजें? रिजवान नंदिनी की तरफ छोटी आंखें करके दिखा, आपको दुकान खरीदनी है? क्या आपके पास पैसा है? नंदिनी सीधे बैठी और अपना सर आगे की तरफ झुकाया। नहीं। तो फिर ऐसे बोलने का क्या ही मतलब है? रिजवान ने कहा। रिजवान जी, क्यों ना आप मेरी पहले बात सुनने की मैं क्या कहना चाहती हूँ। जल्दबाजी से जंग नहीं जीती जाती। मैं आपको एक प्रस्ताव देना चाहती हूँ। उद्धरण चिन्ह। कैसा प्रस्ताव? नंदिनी मुस्कुराए। मैं एक दुकान की तलाश कर रही हूँ जिसमें अपना व्यापार शुरू कर सकूं। आप देख ही सकते हैं मैं आपके जैसे ही हूँ, गरीबी में जी रही हूँ और जिंदा रहने की कोशिश कर रही हूँ। और जो प्रस्ताव मैं आपको देना चाहती हूँ वह यह है कि मैं एक कपड़े पर कढ़ाई करने की दुकान खोलना चाहती हूँ।
और आपकी दुकान के बिना इस्तेमाल किए हुए कपड़े हमारे बहुत काम आ सकते हैं, तो वह हमारी काफ़ी मदद करेगा। उसमें आपका फ़ायदा है, मेरे फ़ायदे का क्या? रिजवान ने पूछा। आपका फ़ायदा ज़्यादा है, नंदिनी मुस्कुराए। ये गाली किसी भी व्यापार के लिए काफ़ी अच्छी है। अगर आप मेरी मदद करते हैं तो मैं 1 महीने में इस दुकान का हुलिया बदल दूंगी। और अगर एक बार व्यापार चलने लगा तो फिर मुनाफा ही मुनाफा होगा। मेरे समझ नहीं आया, आप क्या कहना चाह रही हैं? ध्वनि जी, अगर आप ये दुकान बेचते हैं तो आपका सिर्फ एक बार फायदा होगा, वह भी पूरा नहीं। लेकिन अगर आप मेरा व्यापार बनाने में मेरी मदद करेंगे तो उसमें आपका बहुत फायदा होगा। आपको हर महीने तनख्वाह मिलेगी और आप अपना कर्ज भी वापस कर पाएंगे। लेकिन एक बार अगर आपका कर्ज वापस हो जाएगा तो ये दुकान मेरी हो जाएगी। आप यहाँ पर काम कर सकते हैं, लेकिन आपका इस दुकान पर कोई भी हक नहीं होगा। क्या आप इस बात को मानते हैं? रिजवान ने कुछ समय के लिए सोचा। आपका कितना खर्च है? नंदिनी ने रिजवान से पूछा। 250 तांबे के सिक्के। नंदिनी ने सर हिलाया। वह शायद ज्यादा होंगे, नंदिनी ने सोचा। 250 तांबे के सिक्के उसके जैसे लोगों के लिए एक बड़ी कीमत है। लेकिन कोई भी व्यापार बिना जोखिम के नहीं हो सकता। ठीक है, एक बार आपका कर्ज वापस हो जाएगा तो हम आपकी तनख्वाह के बारे में बात करेंगे। तो क्या आप इस प्रस्ताव को मानते हैं? ठीक है, रिजवान ने कहा, जिससे नंदिनी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। नंदिनी को घर वापस आने में ज्यादा समय नहीं लगा। वह घर के अंदर घुसी ही थी, लेकिन उसने ओमी को घबराहट में इधर उधर घूमते देखा। तुम्हें क्या हुआ? उसने पूछा। छोटी मालकिन, आप आ गई, ओमी ने चैन की सांस लेते हुए कहा। बड़ी दीदी कहाँ है? नंदिनी ने पूछा। छोटी मालकिन, आपके जाने के बाद प्रधान के महल से बड़ी मालकिन के लिए न्योता आया था। उन्होंने कहा था कि वहां कोई रिश्तेदार आया है, जिसकी स्वागत के लिए बड़ी मालकिन का वहां होना जरूरी है। चैप्टर -16 सिक बास्टर्ड। नंदिनी डर गई और अपनी मुट्ठी बंद कर ली। चलो चले, उसने नहीं सोचा था कि मैडम इतनी जल्दी हमला करेगी। इस मामले में कुछ तो बहुत गलत है। ओमी को वापस क्यों भेज दिया जबकि बड़ी दीदी अभी भी वही है? प्रधान के घर में शिवानी चाय के कप की तरफ देख रही है। मैडम उर्वी ने उसे जबरदस्ती आए हुए मेहमानों को चाय दिलवाई। शिवानी नहीं सोचा था कि यह जो रिश्तेदार है वह कोई जवान आदमी होगा। वह देखने में अच्छा था और पूरे समय मुस्कुरा रहा था। उसने शिवानी की तरफ भी काफी बार नजर उठाकर देखा जब से वह आया, जिससे कि शिवानी को अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। श्री सिराज जी, मैडम और बाकी सब आपका दूसरे कमरे में इंतजार कर रहे हैं खाना खाने के लिए। शिवानी ने कमरे में इधर उधर देखते हुए कहा। लेकिन पूरा कमरा बिल्कुल खाली था, किसी की बिल्कुल आवाज नहीं थी। अचानक से शिवानी को घबराहट होने लगी। मैडम उर्वी बहुत चालाक है, अगर उसने उनकी बातों का कहना नहीं माना तो वह सबके सामने उसकी बेइज्जती करेगी, और उसके पिता और माता की भी। और शिवानी को यह चीज बिल्कुल पसंद नहीं थी। और वैसे भी यह मेहमानों का कमरा प्रधान के घर का सबसे शांत कमरा है और सबसे दूर है, जिसकी वजह से अगर यहाँ कोई चीखेगा भी तो किसी को कुछ सुनाई नहीं देगा। मुझे चले जाना चाहिए, शिवानी ने अपने आप से सोचा और जाने के लिए मूढ़ी वाली थी, जैसे ही किसी ने पीछे से आकर उसे गले लगा लिया। उसकी अचानक से चीख निकल गई और वह अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। क्यों मेरी परी, अब तुम्हें जाने कितनी जल्दी क्यों पड़ी है? और हमने तो अभी कुछ मजा किया भी नहीं है। आदमी की आवाज उसके कानों में आए और उससे तभी पता चल गया कि वह कौन था। उसकी ख्याल से ही शिवानी कांप गई। श्री सिराज जी, यह आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे अभी, शिवानी ने चिल्ला कर कहा। मैं क्यों ऐसा करूंगा? इतना अच्छा प्रस्ताव, मेरे को इसे मना करके अपने हाथ से जाने दूंगा? तुम कितनी सुंदर हो और आज के बाद तुम मेरी होगी। एक बार मैं तुम्हें अपना बना लूंगा तो फिर तुम्हें मेरी बीवी बनना ही पड़ेगा। चिंता मत करो, मैं इस सुंदर शरीर को अच्छे से संभाल लूंगा और इसका इस्तेमाल बहुत प्यार से करूंगा, सिराज ने कहा और फिर उसके गले की तरह अपना मुंह ले जाने लगा। कमीने, छोड़ मुझे, शिवानी ने चिल्लाते हुए कहा, अपने आप को बचाने के लिए और उससे अपने आप को छुड़ाने के लिए। सिराज जोर से हंसा। चिल्ला लो जितना चिल्लाना है, लेकिन कोई तुम्हारी कुछ भी नहीं सुनेगा। और तुम इतना दिखावा क्यों कर रही हो? तुम मेरी औरत,
ये तुम्हारा भाग्य है कि मैं तुम्हें अपनी औरत बनाने के लिए तैयार हूं और तुम्हें आज दिखा दूंगा कि तुम्हें औरत कैसे बना है। वह किसी पागल इंसान की तरह जोर से हंसा। शिवानी की आंखों में आंसू थे। उसका पूरा शरीर कपकपा रहा था और उसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। क्या यह उसकी जिंदगी का अंत था? अगर आज ही जो कर रहा है हो गया तो शिवानी पर सिर्फ मरने का ही रास्ता बचेगा। लेकिन वह इतनी जल्दी अपनी छोटी बहन को छोड़कर कैसे मर सकती है? उनके माता पिता तो मर ही चुके हैं और अब वो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो, शिवानी ने रोते हुए कहा। सिराज जोरों से हंस, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये सब काम नहीं आएगा। अब एक अच्छी औरत बनो और जो मैं कह रहा हूं वह करो और मुझे करने दो। नहीं, शिवानी ने उसका हाथ काट लिया जिस हाथ से उसने उसे पकड़ा हुआ था। सिराज के चिल्लाने की आवाज आए और शिवानी उसे धक्का देकर जोर से दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन सिराज उससे ज्यादा तेज था। उसने उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे की तरफ खींचकर दीवार से सटा दिया। लेकिन उसकी खींचने की वजह से शिवानी बहुत जोर से आकर दीवार से टकराए और उसका सर दीवार में लगने की वजह से उसकी हालत बेहोशी जैसी हो गई। सिराज ने अजीब सी आवाज निकाल उसके बाद उसे दोनों हाथों से उठाकर बिस्तर की तरफ ले जाने लगा। अब जब तुम्हें ये सब कठिनाई से ही चाहिए तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अब जब तुम यहाँ आ ही गई हो तो मैं सुंदर शरीर को छोड़कर तो नहीं जा सकता, उसने कहा और अपने कपड़े हटाने लगा। मैडम, मुझे बहुत खुश होंगे अगर तुम मेरी एक बार बीपी बन गई तो, नहीं रखेल। मैं तुझे अपनी रखेल बना दूंगा जिसके साथ में जब मर्जी चाहे तब सो सकूं। वह जोर से हंसा। उसने अपने कपड़े बगल में रख दिए और आगे की तरफ झुका। अब बारी है तुम्हारा ये सुंदर शरीर देखने की। वह आगे की तरह बढ़ा और उसने शिवानी के शरीर से उसका दुपट्टा हटा दिया। उसके हाथ कब कब आ गए जब उसने शिवानी का गोरा बदन देखा। वह आगे बढ़ा और वह उसके ब्लाउज की तरफ जाने वाला था। उससे पहले उसे अपनी पीठ में दर्द महसूस हुआ है। उससे पहले भी कुछ समझ पाता वह बहुत जोर से बिस्तर पे से जमीन पर गिरा। अबे कौन? उसके शब्द उसके मुंह में ही रुक गए जब उसने अपने सामने एक सुंदर लड़की को खड़ा देखा जो कि अपने हाथ में एक बहुत मोटी डांडी पकड़ी हुई थी। उसने सफेद रंग का लहंगा पहना हुआ था सफेद रंग के दुपट्टे के साथ। उसके काले बाल खुले हुए थे और पीछे एक फूल लगा हुआ था। लेकिन उसके बारे में सबसे सुंदर बात थी उसके सीधे गाल पर बना हुई वह आकृति। तुम कौन हो? उसने पूछा। उसकी पीठ अभी दर्द में है। लगता है तेरे पर ये अपना खिलौना संभाला नहीं जा रहा है। उसके शब्द सुनकर उसे शर्म आ गई। उसने आज तक किसी लड़की को किसी आदमी से ऐसी बात करते हुए नहीं सुना था। यहाँ तक कि कोई रखेल औरत भी ऐसी बात नहीं करती है। अब जब तेरे में इतनी गर्मी चढ़ी है तो मैं उससे उतार देती हूँ, उसे लड़की ने कहा। और जिससे पहले कि सिराज कुछ सोच पाता उसे पहले लड़की ने अपना लहंगा ऊपर किया और उसकी टांगों के बीच वाली जगह में एक बहुत जोर से लात दे दी जिसकी वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसकी चीख निकल गई। उसने वहां हाथ रखा और जोर से चिल्लाया। नंदिनी ने उसे जमीन पर खिसरते हुए देखा जबकि ओमी और विधि मुंह फाड़कर यह सब कुछ देख रहे थे। मैं तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी दीदी पर उंगली उठाने की? मैं तुझे दुनिया से ही गायब कर दूंगी। ये बोलते हुए नंदिनी ने अपना हाथ उठाया। तू बेरहम औरत, सिराज ने चिल्लाकर कहा। तू जानती भी है मैं कौन हूं? नंदिनी जोर से हंसी। तू एक लीचड़ आदमी है जो अपने आप की हरकतों को नहीं देख सकता है और आग के कुएं में कूद गया है। क्या इतना जान परिचय तेरे लिए काफी होगा? तूने मैडम की बात को हाँ करने से पहले एक बार सोचा भी था? तुम्हें लगता है तुम इस चीज में बहुत आगे हो? सिराज की आंखें फट गई। इस लड़की को ये सब कैसे पता है? उसने अपने आप से पूछा। वो एक बार यहां से निकल जाए तो अपना बदला जरूर लेगा। नंदिनी टेढ़ा मुस्कुराई। तुझे लगता है तू यहां से साफ सुथरा पहुंच जाएगा? उसने अपना सर एक तरफ झुकाया। मैं अपने दुश्मनों को जाने से पहले कोई मौका नहीं देती। दूसरी दुनिया में जाकर खुश रही हो। उसका चेहरा आप शांत हो गया और बिना कुछ कहे उसने अपना हाथ उठाकर वह डांडी उसके सर में जोर से मार दी। वह ठंडी उसके सर में लगते ही कमरे में खून हो गया और सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना न भूलें।
नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।